नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी लक्ष्मीकांत है उसमें चैप्टर 7 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा मूल अधिकार का जो टॉपिक है, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमें हर एग्जाम, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए इस चैप्टर को हमें बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही समझकर पढ़ना है। इसमें हमने ये लक्ष्मीकांत का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने देखिए एक तो ये आपके लिए ये डाला है और उसके बाद हमने हैंडमेड नोट्स भी डालने का प्रयास किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आप इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इसको देखेंगे, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार क्या होते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में इसकी बात की गई है? हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। यदि बात आए कि भाई हमने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिए हैं, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी की दी गई है। देखिए, मैग्ना कार्टा का संबंध है वो ब्रिटेन से है और जो मौलिक अधिकार हमने अपनाए हैं वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है कि भाग 3 को, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है क्योंकि मैग्ना कार्टा भी ब्रिटेन में अधिकारों से संबंधित था। वैसे ये फ्रांसीसी शब्द है, तो इसको भाग 3 को भारत का भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। देखिए, जो सर्वथा उचित है, इसमें एक लंबा और विस्तृत सूची दी गई है जो न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत वर्णन हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। देखिए, हमने हमारे देश में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो अपनाए हैं, वो अमेरिका से अपनाए हैं, लेकिन हमारे संविधान में जितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जितना विस्तृत वर्णन किया गया है, उतना तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ये वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, मूल है, बेसिक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। तो इसलिए ये अति आवश्यक है, जिसे न तो कोई व्यक्ति छीन सकता है और न ही सरकार छीन सकती है। ये प्राकृतिक है और विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको मूल बोला गया है। मूल अधिकार, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि मूल अधिकार है। ठीक है, और जो हमने ये अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान पे देखिए, हमारे एक जो थिंकर हैं जॉन लोक, ये जॉन लोक हैं, इनका नाम जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट, उन्होंने सब ने सुन रखा है। देखिए, जॉन लोक ने कितने अधिकार बताए थे? 3 अधिकार बताए थे। कौन सा? जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। जो जॉन लोक का प्रभाव है वो अमेरिका के जो संविधान निर्माता हैं उनके ऊपर पड़ता है। जो मेडिसन है, जेफरसन है, और उन्होंने भी अपने संविधान में क्या डाला? मौलिक अधिकार डाला। और हमने अपने संविधान में किसको देखते हुए? अमेरिका के जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से बहुत ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हमने क्या किया है? हर व्यक्ति को मूल अधिकार दिए हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आगे हम एक एक मूल अधिकार को देखेंगे और ये प्रत्येक व्यक्ति की समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करता है। ठीक है, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को आज़ादी की सुरक्षा करते। देखिए, जब यदि हमारे मूल अधिकार यदि छीनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं।
ठीक है। और इन अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है, इन अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको मूल बोला गया है। और इसलिए भी मूल अधिकार इनको बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये चहुमुखी विकास के लिए, व्यक्ति का चाहे भौतिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी विकास के लिए आवश्यक है। और जो हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, अब कितने मूल अधिकार हैं हमारे? 6 मूल अधिकार है। 7वां मूल अधिकार है उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। तो अब हमारे 6 मूल अधिकार हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, फिर आगे इनको नोट्स के माध्यम से, हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको पढ़ेंगे। ये हमारा इसका एक तरीके से परिचय कह सकते हैं मौलिक अधिकार के। तो इसलिए हमने ये पेज इसमें रखा है, एक मौलिक अधिकार के रूप में, एक मोटी मोटी हमारी छवि बने इसलिए। लेकिन मौलिक अधिकार को आगे हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। समता का या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, लेकिन इनको फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे अभी कि 14 में क्या है, 15 में क्या है। ये सिर्फ हमें 6 मौलिक अधिकार याद रखने हैं कि हमारा कौन सा है, इसको हटा दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार जो हमारा समाप्त हो गया है। और 7वां जो हमारा पहले था, अब हमारा वो 6 नंबर पे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें कि 5 प्रकार की रिट भी जारी की जाती हैं। जो हमारा संपत्ति का ये अधिकार है, इसको हटा के अब क्या कर दिया गया है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये किस संशोधन के तहत किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकारियों को सूची से इसको हटा दिया गया है और अब ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे मूल अधिकार हैं वो किस टाइप से उनका परिचय है। भाग संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। मूल अधिकार किसे कहेंगे? जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, इसे न तो व्यक्ति छीन सकता है और न ही सरकार, इसलिए इनको मूल बोला गया है। इसलिए भी मूल बोला गया है क्योंकि ये व्यक्ति का चहुमुखी विकास करते हैं। भाग 3 को क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। कहाँ से अपनाए हैं? यूएसए से अपनाए हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी बात की गई थी। मूल अधिकार जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। अब हम देखते हैं कि जो निलंबन है, इनका निलंबित कौन कर सकता है? मूल अधिकारों को हम बात करते हैं कि यदि हमारे मूल अधिकार छीनते हैं तो भाई हम कहाँ पे जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इनका जो निलंबन है वो किसके द्वारा? देखिए, मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसको सस्पेंशन किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है निलंबित। एग्जाम्पल, आपातकाल के समय देखिए, जब भी हमारे इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे 20 और 21 हैं, इनको इमरजेंसी के समय भी समाप्त नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारा अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और जो बाकी राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करते हैं, तो मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, बल्कि उनका क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। एग्जाम्पल, जैसे आपातकाल के समय हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है तो इनका निलंबित किया जा सकता है। अब बात आती है प्रतिबंध। मूल अधिकारों पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद है, उसमें क्या कर सकती है? कुछ कटौती भी कर सकती है। तो प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उस समय जो हमारे संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या किया गया है? खत्म किया गया है। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है उसको खत्म करने के, ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से कोई भी सरकार आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि देखिए ये आपको बिल्कुल जो आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार है वो आपका हटाया गया है, तो वो क्यों हटाया गया है इसके पीछे रीज़न है। जैसे कोई भी रेल बनानी है, कोई भी सड़क बनानी है, सरकार को कोई भी योजना है जो आम लोगों के हित के लिए ही काम करना है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई ये मेरा, अगर मान लीजिए आपके खेत में से कोई सड़क जा रही है या फिर रेलवे लाइन बिछ रही है, या फिर अगर अब का एग्जाम्पल ले तो जैसे गैस की पाइपलाइंस बिछ रही हैं, तो आप लोग बोले कि भाई ये तो हमारे यहाँ पे नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से सरकार जो आम लोगों के हित के लिए ही कोई कार्य करती है, तो अब उन्होंने संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया और अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, ताकि जो योजनाएं सरकार को चलानी है आम लोगों के हित के लिए, उसमें ये जो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कि भाई मेरा खेत है मैं तो नहीं जाने दूंगा उसमें से, तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको क्या किया गया है, हटाया गया है और अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। रक्षक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके रक्षक किसे मानते हैं या उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। ये क्वेश्चन भी बार बार कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार किस में है, हमारे संविधान के भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो 12 से 35 इनका वर्णन है। किससे लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी बात की गई थी। मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को दिया गया है। राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है, प्रतिबंध संसद लगा सकती है, और रक्षा कौन करती है इसकी, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं, अब देखते हैं हम कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो व्यक्ति और सरकार नहीं छीन सकती, मौलिक अधिकार को क्या नहीं किया जा सकता, व्यक्ति और सरकार छीन नहीं सकती। इन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है फिर, या इनको निलंबित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं होते लेकिन वाद योग्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये असीमित है, इनकी कोई सीमा नहीं, ये सीमित है लेकिन ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य किस लिए, कि आपके यदि मौलिक अधिकार छीनते हैं तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। वाद योग्य हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य हैं वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। ये क्या करते हैं, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम कानून बना दिया। यहाँ पे राज्य से मतलब आप समझ रहे हो ना, जिसकी 4 चीज होती है, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, है ना, भूभाग। यहाँ पे ये है राज्य का मतलब। राज्य का मतलब ये नहीं है, अगर पॉलिटिकल साइंस से अदर जो स्टूडेंट है वो राज्य का मतलब लगाते हैं कि हरियाणा है, पंजाब है, इस तरीके का राज्य नहीं है। राज्य का मतलब जिसमें 4 तत्व हैं वो उसको राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे राज्य की अलग मतलब है, ये स्थायी नहीं है। संसद कमी या कटौती इनमें कर सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार है वो स्थायी नहीं है, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ कमी भी की जा सकती है, कुछ कटौती भी की जा सकती है, कुछ फेर बदल भी की जा सकती है। ये न्यायोचित है या न्याय योग्य है। यदि आपके अधिकार छीनते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं थी, इनको सरकार या व्यक्ति कोई छीन नहीं सकता। ये असीमित नहीं है, ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, ये स्थायी नहीं है, संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है, और ये न्यायोचित है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। देखिए जो जॉन लॉक जिसके बारे में हमने बात की थी, उसने 3 अधिकार बताए थे, स्वतंत्रता का, और हमारा संपत्ति का अधिकार बताया था, वो जीवन का अधिकार बताया था। तो ये 3 अधिकार जो जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव अमेरिका के संविधान निर्माताओं पे पड़ा था, और उन्होंने क्या किया था, इनसे प्रभावित होकर अपने संविधान में मौलिक अधिकार पड़े हैं। अब जो हमने बात की है कि हमारे 12 से 35 तक जो वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार, तो उसमें हम एक एक आर्टिकल को देखते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14। तो इनको हम एक एक अनुच्छेद को 12 से 35 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उनको जो 6 भागों में बांटा गया है हमारे मौलिक अधिकार को, उनको हम अलग अलग
पढ़ेंगे। तो पहले 12 और 13 देखते हैं, फिर एक एक को देखेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में देखिए किसकी राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है। देखिए राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, वैधानिक व गैर संवैधानिक प्राधिकरण सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 12 है वो किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। इसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, वैधानिक व गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC है या फिर बिजली विभाग है, ONGC है, इनको भी क्या है अपने जो नियम कानून बनाने का अधिकार है लोगों के विकास के लिए। इसलिए ये जब नियम कानून बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप मौलिक अधिकार हैं वो छीन रहे हैं, क्योंकि ये इनकी पावर है, ये क्या कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं लोगों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये इसमें राज्य की परिभाषा है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 13, अल्पीकरण या असंगत विधियों से संबंधित है। इसमें बात की गई है कि कोई भी ऐसी विधियां नहीं बनेंगी, ऐसी कानून नहीं बनेंगे जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, अल्पीकरण कर रहे हैं या फिर उनसे असंगत हैं। तो ऐसी विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी, समाप्त हो जाएंगी। ऐसी विधियों को मान्यता नहीं मिलेगी। और ये विधियों की भी बात की गई है। दो प्रकार की विधियां होती है, एक स्थायी और अस्थायी। स्थायी विधि वो होती है जो संसद बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के द्वारा स्थायी विधि। और अस्थायी विधि वो होती है जो अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो अस्थायी समय के लिए होता है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, अनुच्छेद 13 के तहत ऐसी भी कोई भी विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के लिए असंगत है या फिर उनकी में कटौती करता है या उनका अल्पीकरण करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारे अनुच्छेद 13 है उसमें क्या भी बात की गई है। एक तो अल्पीकरण और असंगत विधियां शून्य, और दूसरा है वो नियम कानून जो संविधान से पहले बने हैं या फिर संविधान से बाद में बने हैं, वे नियम कानून लागू रहेंगे जो मूल अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचाए। चाहे वो पहले हैं, जैसे संविधान से पहले कोई भी नियम कानून ऐसे हैं जो कि मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनको मान्यता मिलेगी। ऐसे ही संविधान के बाद में भी कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते जिससे कि मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचे। तो ये है, मौलिक अधिकारों में कोई भी ऐसा नियम कानून बनता है जो इनको नुकसान पहुंचाए तो वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा है जो कि किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 पढ़ा है हमने जो किससे संबंधित है, ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा एक मौलिक अधिकार है वो स्टार्ट होता है, और वो कौन सा, समानता का अधिकार। हमने पढ़ा था पिछले पेज में, हमने मूल अधिकार देखे थे कि कितने हमारे 6 मूल अधिकार हैं, एक समाप्त हो गया है। उसमें जो पहला ही पहला है हमारा समानता का या समता का अधिकार, वो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसका वर्णन किया गया है। कानून के समक्ष समानता, देखिए समानता है 14 में पढ़ेंगे कौन सी समानता, 15, 16, 17, 18, ये 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो है हमारा कानून के समक्ष समानता और दूसरा कानून का समान संरक्षण। तो जो ये कानून के समक्ष समानता है ये UK से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण है ये USA से। देखिए इसमें ये दो पार्ट हैं, एक UK से लिया गया है समक्ष समानता, और समान संरक्षण है वो हमें याद रखना है USA से लिया गया है। अब इसके अपवाद क्या है भाई, कानून है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, कानून की नज़र में कोई भी छोटा, इस आर्टिकल में हमें यह बात पता चलती है कि कानून की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो DSP है, चाहे वो IAS अधिकारी है, ये एक या फिर एक आम, सबके लिए कानून है वो बराबर है। कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। तो
तो सभी के लिए कानून कानून है वो बराबर है। उसके बाद इसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी अपने निर्णय या डिसीजन लेते हैं वो किसी के भी प्रति, न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है कि भाई आपने ये लिए हैं, तो ये इसका एक्सेप्शन है वो, इनकी जो पद है उसकी ये गरिमा है कि भाई ये अपना जो डिसीजन या निर्णय लेते हैं ये किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। पदाधिव के दौरान इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जैसे वैसे तो हमने क्या कहा है कि कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर है, लेकिन जब तक ये अपने पद पर हैं इनको क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार या इनको कारावास नहीं दिया जा सकता। लेकिन जैसे ही ये अपने पद से हटते हैं और इनके ऊपर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है और इनकी स्थिति भी अब आम नागरिक जैसी ही होगी, क्योंकि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। इनके पद की गरिमा को देखते हुए इनको कुछ छूट दी गई है, तो ये इसका एक्सेप्शन केस है या अपवाद है। संसद या विधानसभा में सदस्य द्वारा कही गई बात पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे आप लोग देखते हैं है ना कि संसद में किस तरीके से एक दूसरे पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कैसे जूते चप्पल तक भी फेंके जाते हैं, गाली गलौज किया जा सकता है। तो उस दौरान जो इनकी कही गई बातें हैं सदस्यों की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे को ये आलोचना करने के लिए एक दूसरे से, तो उस टाइप से फिर बाद में ये नहीं होगा कि तूने मुझे ये क्यों बोला, तो ये आपस में इनका नहीं होता है। उसके बाद एक्सेप्शन केस है, इसमें कानून के समक्ष जो हमारा समानता है, विदेशी संप्रभु, राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी व फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं। ये भी व्यक्ति है जो राजदूत होते हैं, हमारे कूटनीतिक व्यक्ति होते हैं, इनको भी दीवानी या फौजदारी मुकदमों से मुक्ति दी गई है, इनको भी मुक्त, ताकि ये अपने जो डिसीजन है वो ले सके। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी जो एजेंसियां हैं उसको भी इससे छूट दी गई है। तो वैसे तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन केस हैं हमारे, उनको हमें याद रखना है। जैसे संसद, विधानमंडल द्वारा कही गई बात, विदेशी संप्रभु, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियां, और अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो अहम है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम अब आपको अनुच्छेद 14 है वो समझ में आ गया होगा कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, चाहे आम नागरिक करता है या एक बड़े रैंक का अधिकारी करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है, सबके लिए कानून बराबर है। कानून की नज़र में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कुछ एक एक्सेप्शन केस है जो हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कि इसमें भी क्या आधार दिए गए हैं हमारे, ये 5 आधार है, धर्म, जाति, वंश, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई कोई हिंदू धर्म से संबंधित है, इस्लाम से है, सिख से है, तो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी बराबर होंगे। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश के आधार पे कि भाई आप इसके वंशज हैं, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव। लिंग के आधार पे आप महिला हैं या पुरुष हैं या जो भी हैं। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई आप उस जगह से फलां से आते हैं आप। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ आधार दे रखे हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, रंग, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन केस क्या है कि महिलाओं और बच्चों को छूट दी गई है। जैसे कुछ कुछ ऐसे कार्य हैं जो जोखिम भरे कार्य हैं, जिनमें महिलाएं करने में इतनी सक्षम नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते, जैसे मुश्किल या जैसे हैवी वर्क है या फिर आर्मी वगैरह है, उसमें महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जिससे उसको छूट, जैसे महिलाओं को, बच्चों को छूट दी गई है। तो ऐसे इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपका तो ये जो हमारा अनुच्छेद 15 है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन केस है, उनकी जो परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा बहुत हम ये कर देते हैं। जैसे आरक्षण है, SC ST OBC, इनके जैसे ये पिछड़े वर्ग थे जिनको ज़रूरत है आरक्षण की, जिनको ऊपर उठाया जा सके, ऊपर लाया जा सके। जो लोग पिछड़े हैं, समाज में पिछड़े रह गए हैं, तो उनको भी आगे लाने के लिए कुछ एक्सेप्शन केस हैं, तो उनको आरक्षण दिया गया है ताकि उनकी स्थिति भी बराबर हो सके। ऐसे ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से भी क्या है, छूट दी गई है इन वर्गों को।
तो इस तरीके से हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अपवाद क्या है? महिलाओं, बच्चों से संबंधित और एक ये आरक्षण। अब उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, सभी को बराबर सरकारी नौकरी जैसे प्राप्त करने का अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए अवसर खुले हैं। जो योग्य हैं वो आगे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई योग्य को किसी प्रकार से कोई रोका, या आप इस धर्म से या जाति से, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप आइए, सबके लिए बराबर अवसर है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन केस है, आरक्षण। जैसे जाति के आधार पर आरक्षण दे देते हैं कि भाई दलित हैं, दलितों को आरक्षण, ताकि उनकी स्थिति है वो सामान्य जैसी हो जाए। लिंग के आधार पर आरक्षण, जैसे महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं पुरुषों से, तो क्या कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भी उनको आरक्षण दे सकें, ताकि वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, पुरुषों के समान आ सकें। ऐसे ही स्थान के आधार पर, जैसे कोई पिछड़े इलाके हैं या फिर कोई जनजाति वाले इलाके हैं, है ना, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, उनको भी कुछ स्पेशल छूट दी जा सकती है स्थान के आधार पर। कि भाई आप, जैसे कि हमारे पूर्वी राज्य हैं, उनकी जैसे लंबाई वगैरह कम होती है तो उनको कुछ छूट दे दिया। जनजाति वाले हैं वो, जैसे कि उनको थोड़े अटेम्प्ट ज़्यादा देते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह में भी है। तो कुछ जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ पिछड़े इलाके हैं जिनमें कि उतना विकास नहीं हो पाया है, तो उनको भी स्थान के आधार पर भी आरक्षण दे दिया जाता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति। 1955 के अधिनियम के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए, इससे पहले जो छुआछूत है हमारे मौलिक अधिकारों में, इसको शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके पहले जो इनके साथ व्यवहार होता था, जैसे कि जो हमारे दलित वर्ग हैं, या जिनको उनके साथ बहुत ही ज़्यादा, जो उच्च वर्ग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, कि हम इनके छूने से अपवित्र हो गया, या फिर जाने से रास्ता गंदा हो गया। इस तरीके की जो भावनाएं हैं उनको दूर करने के लिए हमारे मौलिक अधिकारों में भी इनका वर्णन किया गया है कि छुआछूत की समाप्ति, और इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ताकि सभी लोग, ईश्वर ने तो सभी लोगों को बराबर बनाया है, जाति और ये सब तो यहीं पे आके बना है। तो इस तरीके से जो लोगों की मानसिकता होती है कि ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है, इस तरीके से अब इसको अपराध घोषित किया गया है। जैसे पूजा स्थल पे नहीं जाने दिया जाता था, है ना, दुकानें, होटल या फिर कहीं भी आते जाते हैं, तो इस तरीके से जो हम को क्या माना जाता था कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है, इसके लायक नहीं है कि भाई ये पूजा करे, ये तो हमारा ही उत्सव है। तो इस तरीके से जो हमारे दलित हैं या फिर पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ भेदभाव था, छुआछूत की प्रथा थी। और 1989 में इसको और भी ज़्यादा सशक्त बना दिया गया है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? जैसे कोई भी बीमारी वगैरह है, अब जैसे हमारी महामारी आ रही है कोरोना की, तो इस टाइप से कोई बीमारी होती है तो फिर आप छुआछूत करते हैं तो कोई बात नहीं है। या फिर कई ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं, या इस टाइप, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इस तरीके की बात कर सकते हैं। वैसे किसी इंसान से ऐसी बात नहीं की जा सकती जो छुआछूत की है या अस्पृश्यता का, इसका भी अंत किया गया है। तो ये इससे संबंधित हमारा अनुच्छेद 17 है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। देखिए, जो अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत, इसमें पहले क्या किया जाता था, राजाओं महाराजाओं के समय महाराजा की उपाधि दे दी, सर की, राय बहादुर की, नाइटहुड की, ये अनेक प्रकार की उपाधियां दे दी जाती थी। लेकिन अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, इस टाइप की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। जैसे सेना में या फिर शिक्षा में या फिर रैंक के जो अधिकारी हैं इनकी ही उपाधियां दी जा सकती हैं। और कोई भी नेशनल अवार्ड है, जैसे दिए जाते हैं पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, अनेक दिए जाते हैं। ये वैसे तो हमारे दिए जाते हैं, लेकिन सरनेम के आगे यूज नहीं कर सकते हम इनको। सरनेम के तो आगे हम किसको, सरनेम तो कैसे यूज कर सकते हैं किसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर आप लेक्चरर है, या ब्रिगेडियर है, या इस टाइप के जो सेना की, इनकी आप लगा सकते हैं सरनेम। वैसे इनको आप नहीं लगा सकते जो हमारे
नेशन के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, कोई भी विदेशी अवार्ड राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकते। जैसे ऐसा नहीं है कि दूसरा देश हमें कोई भी अवार्ड देता है तो हमें किससे परमिशन लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से। नेशन अवार्ड को सरनेम नहीं। और महाराजा और सर राय बहादुर आदि की ये उपाधियां हैं, ये समाप्त कर दी गई हैं। तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब हमने एक हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने कौन से 18 तक हमने कौन से मौलिक अधिकार देखे हैं। अनुच्छेद 18 तक एक बार 19 और कर लेते हैं। चलो ये पहले बात करते हैं 14 से लेकर 18 तक। 14 में क्या था, कानून के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही। 16 में अवसर की असमानता। 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का। ठीक है, तो अंत तो ये हम